हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एच रोशन फिर आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मैं बीच में कुछ दिन अपने निजी काम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए बहुत खेद है। और जो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है एवोल्यूशन को, उसी की आगे की बात करूंगा। तो इस वीडियो में हम विकास से संबंधित सिद्धांत पढ़ रहे थे और उसी में अगला सिद्धांत के तौर पर एक नया सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे आज, महत्वपूर्ण, जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न के रूप में कुछ न कुछ इससे बातें पूछी जाती। एक सिद्धांत है डार्विनवाद के बाद, नाम है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत, और उत्परिवर्तन का मतलब सिंपली समझना है कि ऐसा चेंजेज, ऐसा परिवर्तन किसी भी जीव में जो अचानक हो जाता है। अचानक होने वाले परिवर्तन को ही जीव विज्ञान में म्यूटेशन कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा इवोल्यूशन के सिद्धांत में दो सिद्धांत, लैमार्कवाद और डार्विनवाद को, उससे थोड़ा सा ये बिल्कुल अलग है कि ये कहता है कि जो जीवन में परिवर्तन होता है, जीवों का स्वरूप बदलता है, वो एक अचानक होने वाला परिवर्तन है। लेकिन पिछले दो सिद्धांतों में हमने पढ़ा कि जीवों में परिवर्तन बहुत स्लोली, धीरे धीरे होता है और काफी वक्त लगता है, काफी समय लगता है, तब एक जीव का स्वरूप दूसरे जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर लिखा गया म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहां ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सिद्धांत देने वाला व्यक्ति डच साइंटिस्ट, पोलैंड का रहने वाला, जिसको आजकल नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो नीदरलैंड और ये ह्यूगो डिवेरिस रहने वाला डच साइंटिस्ट, देने का काम 1901 से 1903 के बीच में यह सिद्धांत आया। और इस सिद्धांत में कहा गया कि जीवों में होने वाला परिवर्तन जो अचानक होता है और उसी की वजह से एक जीव का स्वरूप एक से दूसरे रूप में बदल जाता है, इसी को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। और ये परिवर्तन मुख्य रूप से जीवों के डीएनए में होता है। तो डीएनए में बदलाव होता है, आनुवांशिक मटेरियल में चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं और इसी से जीव का स्वरूप एक पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में विकसित हो जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि यह सिद्धांत एक अचानक होने वाला परिवर्तन के तौर पर प्रस्तुत करता है जीवन के रूपांतरण को, जो पिछले दो सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। तो ध्यान रखना, म्यूटेशन थ्योरी का नाम, देने वाला वैज्ञानिक का नाम, और ये अचानक होने वाला परिवर्तन, और ये परिवर्तन मुख्य रूप से डीएनए में होता है। और डीएनए ही हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे कि जीवन में जो भी गुण है वो डीएनए से निर्धारित होता है, और जब डीएनए में कुछ बदलाव होगा तो जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। तो इसी को म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब जो इसके आगे की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो यहां पर लिखा गया है इवोल्यूशन से संबंधित प्रमाण, कि कैसे माने कि जो ये सिद्धांत दिया जा रहा है वो सही है, उसके लिए कुछ प्रमाण होना चाहिए जो पृथ्वी पर हमें दिखाई दे। और इसी के प्रमाणित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण है यहां पर, जिसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि जो सिद्धांत दिया गया डार्विनवाद में, लैमार्कवाद में या म्यूटेशन थ्योरी में, इसी को प्रमाणित करने के लिए ये कुछ प्रमाण हम लोग को पढ़ना होता है। और इसी प्रमाण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आज पृथ्वी पर जीवों में दिखाई देते हैं, और उसी के द्वारा हम समझते हैं कि जीवन में रूपांतरण होता है और एक जीव का स्वरूप पुराने से नया हो जाता है या पुराने से परिवर्तित हो जाता है। तो इसी में एक एक करके चार प्रमाण पढ़ने हम लोग। पहला जो है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, जिसको हिंदी में समजात एवं समरूप अंग कहते हैं। दूसरा है कनेक्टिंग लिंक, जिसको हिंदी में बीच की कड़ी कहते हैं। और तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हिंदी में अवशेषी अंग कहा जाता है। और चौथा एटाविजन, जिसको हम गुणों की पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण प्रमाण, इसी को एक एक करके हम लोग देखें। तो यहां पर पहले हम लोग होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की चर्चा करेंगे। तो दो वर्ड है, होमोलोगस और एनालोगस, और दोनों में वर्ड जुड़ा हुआ है ऑर्गन। तो ऑर्गन का मतलब हम लोग जानते हैं अंग होता है। अंग हमारे शरीर में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हाथ, पांव, आंख, कान, किडनी, हृदय, लीवर, ये सब क्या है, एक एक अंग है। तो इसी के बारे में लिखा गया है ये अंग, लेकिन यहां लगा हुआ होमोलोगस और यहां लगा हुआ एनालोगस। इन्हीं दोनों को समझेंगे। तो होमोलोगस का मतलब
यहां पर लिखा गया है समजात और एनालोगस का मतलब समरूप। तो एक है समान जाति और एक है समान रूप अंगों का। तो इसी को हम लोग चर्चा करेंगे होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन की जब बात आती है तो समजात जिसका जात समान हो, और हम जानते हैं एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जात का संबंध जन्म से होता है। आज जिस कुल में जो जन्म लेता है उसको उसी जात का माना जाता है। और यहां भी वही है कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एक ही तरीके से होती है। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग अंग हैं, लेकिन बनावट जो होता है जब सभी प्राणियों में समान हो जाए, बनने की प्रक्रिया उसके डेवलपमेंट का काम एक ही तरीके से होता हो, जिसको हम उत्पत्ति समान के तौर पर देख रहे हैं, तो ये समान होना चाहिए। लेकिन कार्य जो उस अंग से होगा अलग अलग जीवों में, वो कार्य समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, मे बी सिमिलर और मे बी डिसिमिलर। तो वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति, जिनकी बनावट समान हो लेकिन कार्य समान या असमान हो, तो उन्हीं को हम समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब इसी में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख, मवेशी का अगला पांव, व्हेल का फ्लीपर। तो ये सब अंग हैं अलग अलग प्राणियों में, लेकिन सबको देखेंगे डेवलपमेंटल स्टेज में, गर्भावस्था में। तो गर्भ के दौरान बनने के प्रक्रिया में देखेंगे ये सब एक ही तरह से बनते हैं, सबके बनावट की प्रक्रिया एक ही है। मनुष्य का हाथ वैसे ही बनता है जैसे पक्षी का पंख बनता है, जैसे मवेशियों के अगले पांव बनते हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, उसके अगले पांव की बनावट वैसे ही होती है जैसे मनुष्य की हाथ की होती है। उसी तरह व्हेल जो स्तनधारी वर्ग का एक प्राणी है, जलीय जीव है, इसका फ्लीपर जो उसे तैरने में मदद करता है। तो ये सब ऐसे अंग हैं जिनकी बनावट समान होती है, लेकिन कार्य क्या है, सबका अलग अलग है। मनुष्य हाथ से काम लेता है, पक्षी पंख से उड़ने का काम करता है, मवेशी पांव से चलने का काम करता है, व्हेल फ्लीपर जो है उसको तैरने में मदद करता है। तो ऐसे अंगों को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं डैश। तो ध्यान रखना है कि जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य समान या असमान हो सकता है। दूसरा है एनालोगस ऑर्गन, जिसको हिंदी में समरूप अंग कहते हैं। रूप समान हो, भले जात अलग हो, रूप समान हो। तो देखते होंगे कोई भी दो व्यक्ति जब एक ही तरह का काम करने लगे, भले वो अलग अलग कास्ट का हो, अलग अलग समुदाय का हो, जब कार्य समान होता है तो रहन सहन भी समान हो जाता है। और उसी से कॉन्सेप्ट से यहाँ एक वर्ड आया है एनालोगस ऑर्गन। तो यहां लिखा गया है कि उत्पत्ति असमान है, मतलब अलग अलग तरह से जन्म लेता है, अलग अलग तरह से विकसित होता है, लेकिन कार्य हर हाल में दोनों का सिमिलर होता है। तो वैसे अंग जिसका डेवलपमेंट, जिसका विकास, जिसकी बनावट विपरीत तरीके से होती हो, अलग अलग रूप में होती हो, लेकिन उसका काम एक ही तरीके का हो, उन अंगों से एक ही तरह का काम किया जाता हो, तो ऐसे अंगों को एनालोगस या समरूप अंग कहते। रूप समान है कार्य के आधार पर, तो ये ध्यान रखना। जैसे में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तितली का पंख होता है और पक्षी का पंख। तो तितली का पंख देखेंगे उसमें मांसपेशियां, हड्डी, ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता है, रक्त नहीं होता, वो काइटिन से बने होते हैं। लेकिन पक्षी का पंख केराटिन प्रोटीन से बना होता है, अंदर में हड्डियां होती है, मांसपेशियां होती है, ब्लड होता है, बनावट बिल्कुल अलग। लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों से प्राणी उड़ने का काम करता है, तो कार्य समान हो जाता है, बनावट अलग। इसी तरह बिच्छू का डंक और मधुमक्खी का डंक, तो डंक है दोनों, तो बिच्छू का डंक देखेंगे बिल्कुल अलग बनावट होता है और मधुमक्खी के डंक का बनावट अलग होता है, लेकिन दोनों का एक ही काम है, किसी भी शत्रु को नुकसान पहुंचाना। जब इसके पास कोई जाता है, इसे कुछ हलचल होता है, तो ये उस शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने डंक का इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों की बनावट भी अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है, शत्रु को हानि पहुंचाना, और इसलिए इनको भी एनालोगस ऑर्गन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये पहला प्रमाण जो प्रमाणित करता है कि जीव भले अलग अलग हों, लेकिन कुछ न कुछ समानता होती है, और ये समानता इवोल्यूशन को सूचित करता है कि कभी प्राणी किसी और रूप में रहा होगा, आज किसी और रूप में है, और इसीलिए गुण में कभी अंतर है, कभी किसी के उत्पत्ति में अंतर है, किसी के बनावट में अंतर है, किसी के कार्य में अंतर है। तो ये सब एक प्रमाण के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है, नाम है कनेक्टिंग लिंक, जिसको
हिंदी में बीच की कड़ी कहते हैं। और ये एक बहुत ही सबसे सटीक प्रमाण के तौर पर इवोल्यूशन में देखा जाता है। तो कनेक्टिव लिंक होता क्या है, तो लिंक मतलब कड़ी होता है, और कड़ी जो दो चीजों को जोड़ दे। और इसी के अंतर्गत जोड़ना किसको है, तो दो जीवों को, और दो जीव दो डिफरेंट तरह के, अर्थात पृथ्वी पर दो अलग अलग जीवों का गुण के साथ कोई जीव रहता है, या ऐसे जीव जिनमें दो तरह के प्राणियों के गुण हो, तो उस बीच वाले प्राणी को इन दो प्राणियों के बीच का कड़ी माना जाता है, जो इसको भी सूचित करते हैं, इसको भी सूचित करता है, दो फैमिली को यह प्रतिनिधित्व करता है। तो माना जाता है कि ये जो जीव है इधर से विकसित होकर इधर जाना चाह रहा है, लेकिन इसका विकास उस रूप में नहीं हो पाया और ये बीच में ही है। तो कुछ गुण पुराने वाले का, कुछ गुण नए वाले का लेकर के ये एक पृथ्वी पर बीच की कड़ी के तौर पर दिखाई देता। तो ये ध्यान रखना है कि दो तरह के जीवों के गुण वाले प्राणियों को ही कनेक्टिंग लिंक या बीच की कड़ी मानते हैं। अब यहां कुछ एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में जीएस में ऑब्जेक्टिव के तौर पर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस एग्जाम्पल को ज्यादा फोकस करें। जैसे एक प्राणी है वायरस, विषाणु, और ये विषाणु एक बीच की कड़ी है निर्जीव का और सजीव का, अर्थात ये अपना कुछ जीवन निर्जीव की तरह और कुछ जीवन सजीव की तरह जीता। तो इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है इवलीना, एक ऐसा जीव जो पौधे जैसा भी है और जानवर जैसा भी है। पौधे जैसा का मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, और जब धूप नहीं मिलता है तो जानवर की तरह पौधों से भोजन प्राप्त भी कर लेता है। तो भोजन दूसरे से प्राप्त करना जानवर का गुण, और प्रकाश संश्लेषण करना प्लांट का गुण, पौधे का गुण। और इसलिए इवलीना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी माना जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। इसी में एक दो सदस्य है, एक इक्ना और एक प्लेटिपस। इक्ना और प्लेटिपस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक ऐसा प्राणी है जो सरीसृप और स्तनधारी के बीच का कड़ी है। तो सरीसृप का मतलब सांप की फैमिली, और सांप की फैमिली में अंडे देने की प्रवृत्ति होती है, वहां बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता। और यहां स्तनधारी है, और स्तनधारी में अंडे देने की प्रवृत्ति ना होकर के बच्चे देने की प्रवृत्ति होती है, और मां बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन ये दो ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जो अंडे देता है, और अंडे से जब बच्चे डेवलप हो जाते हैं तो इस बच्चे को मां दूध पिलाने का कार्य करती है। तो ये दोनों कैरेक्टर, अंडे देना सांप का गुण और बच्चे को दूध पिलाना स्तनधारी का गुण। तो माना जाता है कि स्तनधारी सरीसृप से विकसित हुए हैं। तो ये विकास करना चाह रहा है लेकिन बीच में ही पूरा विकसित नहीं हो पाया। तो अंडे देने की गुण अभी बीच में पाई जाती है, इसलिए इन दोनों को अंडा देने वाला स्तनधारी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किडना और प्लेटिपस सरीसृप और स्तनधारी के बीच का कड़ी है। इसी में एक मछली है लंग फिश। लंग मतलब फेफड़ा होता है और फिश मतलब मछली। तो एक ऐसी मछली जिसके पास फेफड़ा हो। हम जानते हैं कि मछलियां श्वसन के लिए गिल्स का प्रयोग करती है, गल्फर का। इसलिए जल से बाहर आने पर मछलियां तड़प कर मर जाती है, फेफड़ा नहीं होता उसके पास। लेकिन एक ऐसी मछली है जिसके पास गिल्स भी होता है और लंग्स भी होता है, फेफड़ा भी है, एकमात्र ऐसी मछली है। इसीलिए इसको मछली और उभयचर, उभयचर मतलब मेढक की फैमिली, जहां पर पहली बार लंग्स का विकास होता है, फेफड़े का विकास होता है। तो ये माना जाता है कि उभयचर जो है मछली से ही विकसित हुआ है, मछली ही बाद में डेवलप होकर मेढक बना। तो ये विकास के क्रम में एक ऐसी मछली जो मछली से मेढक की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन अभी भी इसमें गिल्स है, इसीलिए इसको मछली और मेढक या उभयचर के बीच की कड़ी माना जाता है। इसी में एक और प्राणी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो सैकड़ों बार पूछा गया, आर्कियोप्टेरिक्स। अक्सर पूछ देगा कि आर्कियोप्टेरिक्स बीच की कड़ी है किसकी किसकी, तो याद रखेंगे सरीसृप और पक्षी की। तो सरीसृप सांप की फैमिली और बर्ड्स जिसको पक्षी कहते हैं, उड़ने वाले प्राणी। तो कुछ गुण इसका और कुछ गुण इसका लेकर के आर्कियोप्टेरिक्स एक बीच की कड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व करता है दोनों फैमिली का। सांप की फैमिली में सल्क होते हैं जो इसके शरीर पर पाया जाता है, और पक्षियों में पंख होते हैं और वो पंख का भी विकास आर्कियोप्टेरिक्स में दिखता है।
तो माना जाता है कि पहले सरीसृप होगा, बाद में पक्षी बन रहा होगा, लेकिन अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, तो ये बीच में है और इसलिए इसको सांप और पक्षी के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण जिसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। और इसी में एक तीसरा प्रमाण है जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं। तो अवशेषी अंग वर्ड से ही पता लगता है, वैसा अंग जो अवशेष के रूप में हो, पूर्वजों में काफी विकसित रहे हों, काफी डेवलप रहे हों, काफी कार्य करते हों, लेकिन वर्तमान में अब कोई कार्य नहीं करते या कभी भी शरीर में अब वर्तमान नहीं है, मौजूद नहीं है, समाप्त हो चुके हैं। तो वैसे हैं जो पूर्वजों में विकसित हों लेकिन वर्तमान में या तो खराब हो गए हों, काम नहीं करते हों, लुप्त हो गए हों, ऐसे अंगों को ही वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। कई इसके एग्जाम्पल हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे और वो एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।